इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। क्या पहले इससे पहले भी अफ्रीका की कोई यूनियन थी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीका के अंदर जो पूरे अफ्रीका को मैनेज करती थी। और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अफ्रीकन यूनियन के चैलेंजेस के बारे में और अफ्रीकन यूनियन के अचीवमेंट के बारे में। इंडिया के साथ कैसा है अफ्रीका का रिलेशन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पॉसिबल अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया को और अफ्रीका को लेकर के। तो रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन चर्चा में है, क्यों? क्योंकि वो अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकन स्टेट से मिलकर बना हुआ है और इसका फाउंडेशन 9 जुलाई 2002 को रखा गया था। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पूरी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। साथ ही साथ अफ्रीका की जीडीपी 7.5 ट्रिलियन के आसपास की है। तो विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी एंड पॉपुलेशन, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग बात करते हैं कि अफ्रीका में ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन पहले भी थी कि जो सारे अफ्रीकन देशों को मिलकर बनी थी। हाँ, तो 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बनी थी। इसका एम ये था कि ये प्रमोट करे कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीकन स्टेट। जितने भी अफ्रीकन स्टेट्स हैं अफ्रीका में, उनके आसपास में, उनके बीच में कोऑपरेशन प्रोवाइड करे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में एक प्लान अडॉप्ट किया था। उसका नाम था लागोस प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान ऑफ एक्शन में ये था कि ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देंगी और अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर ही इंटर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करेंगी। लेकिन 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हटा दिया गया। इसका मेन रीजन ये था कि अफ्रीका के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके नहीं आ पाई। मतलब 1963 से जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी इन लोगों ने एक पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, वही चीज पॉसिबल नहीं हो पाई 2002 तक भी। इसलिए उन्होंने 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हटाकर अफ्रीकन यूनियन फाउंड किया। अब अफ्रीकन यूनियन के कुछ अचीवमेंट बता देता हूं मैं आपको। तो 2018 में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको टोटल 55 कंट्रीज जो उनके अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अफ्रीकन यूनियन से जुड़ी हैं, उसमें से 44 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टैरिफ को एलिमिनेट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फॉर इंटर कंट्री। तो टैरिफ वर्क कैसे करता है? सपोज करो एक कंट्री में कोई टावल है, वो 12 रुपए की बिक रही है और सेम ही टावल दूसरी कंट्री में 10 रुपए की प्रोड्यूस हो जा रही है। तो वो कंट्री क्या करती है, 2 रुपए कमाने के लिए, मतलब 20% कमाने के लिए वो उस कंट्री में 12 रुपीज में बेचती है। यहाँ पर टैरिफ की दिक्कत आ जाती है। अगर उस कंट्री में 10 रुपीज की डेवलप हो रही है तो वो इस कंट्री में भी 10 रुपीज की दे, अपना टैरिफ मार्जिन कम से कम रखे। इसके साथ ही साथ उस एग्रीमेंट में ये भी हुआ था कि सिंगल लिबरलाइज्ड मार्केट बनाएंगे। मतलब जितने भी अफ्रीकन स्टेट है उसके अंदर जितने भी अफ्रीकन कंट्री है सब मिलके काम करेगी। अगर मैं इस एग्रीमेंट की बात करूं तो ये 1995 के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड को लेकर के, उसके बाद सबसे बड़ा एग्रीमेंट था जो कि 2018 में हुआ था। सेकंड, इनकी एक अचीवमेंट है डिप्लोमेटिक अचीवमेंट करके, जिसमें इन लोगों ने बीजिंग, जो कि चाइना का कैपिटल है, वहां पे जाके इन्होंने परमानेंट मिशन ओपन किया है 2022 के अंदर। इससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और चाइना के अंदर इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और कल्चरल तीनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब मैं कुछ चैलेंजेस की बात करता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन के पास क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो उनके पास चैलेंज आता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड ऑफ पावर। जब से अफ्रीकन यूनियन बनी है उसके बाद से मिलिट्री कूप बहुत ही ज्यादा देखा गया है अफ्रीका के अंदर। मतलब कि डेमोक्रेसी हटाकर मिलिट्री अपना शासन लगा देती है। 2013 से लेकर अब तक वहां पे 13 मिलिट्री कूप अटेम्प्ट हुए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो 2020 के बाद से लेके अब तक 7 अटेम्प्ट हुए थे मिलिट्री कूप को लेकर के और 5 अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंट्री, 5 कंट्रीज अफ्रीका के अंदर, जैसे कि बुर्किना फासो, चैड, गिनिया, माली और सूडान, ये सारी कंट्रीज मिलिट्री कूप के अंदर आ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अफ्रीकन यूनियन के पास ये भी एक चैलेंज है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कैसे मिलिट्री कूप को कम किया जाए और डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही साथ उनको सेकंड जो चैलेंज है वो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को 2 परमानेंट सीट देने का दावा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई सीट परमानेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को दी नहीं है। यूएनसी में अभी केवल 5 परमानेंट सीट है जिनके पास वीटो पावर है। अब मैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की बात करूं तो इंडिया और अफ्रीका की पूरी पॉपुलेशन अगर मिला दी जाए तो 2.3 बिलियन के आसपास की बन जाती है। इंडिया और अफ्रीका के बीच में अप्रोक्सीमेटली $70 बिलियन का ट्रेड हर साल का होता है और ये ट्रेड हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। इसके साथ ही साथ इंडियन सोल्जर्स 4,500 इंडियन सोल्जर्स भी अफ्रीका में तैनात हैं फॉर मेंटेनिंग पीस, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ऐसा बोला था, इसलिए इंडियन सोल्जर्स वहां पे गए हैं पीस मेंटेन करने के लिए। इंडियन फीमेल ऑफिसर भी लिब्रिया में तैनात हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया 900 स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करता है अफ्रीकन पीपल को। और नाइजीरिया अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया जनरेट करता है या फिर इंडियन कंपनीज जनरेट करती है नाइजीरिया कंट्री के अंदर, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। साउथ अफ्रीका में 3% पीपल इंडियन है और इंडिया अप्रोक्सीमेटली $7.5 बिलियन खर्च कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 40 कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। कुछ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को जो बढ़ा सकती है। पहला पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना आगे है और अफ्रीका के पास एरेबल लैंड बहुत ही ज्यादा है जहां पे खेती अभी कर नहीं सकते हैं। इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अफ्रीका की हेल्प कर सकता है और वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, जिससे इंडिया का भी फायदा होगा और अफ्रीका का भी फायदा होगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल राइवलरी में। अभी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अफ्रीका में से ज्यादा ही इंगेज हो रही हैं, क्योंकि अफ्रीका के पास एनर्जी को लेकर के, माइनिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बाकी कॉन्टिनेंट से बहुत ही पीछे है। तो ये सब टेक्नोलॉजी वहां पे डेवलप करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज आ रही है, बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज वहां पे आ रही है। तो इंडिया भी एक ग्लोबल कंट्री बन के जा सकता है वहां पे, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया को मिलेगी तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और इसके साथ ही साथ इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 कंट्रीज से मिलकर बनी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 1963 में बनी थी। अफ्रीका यूनियन की अचीवमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अफ्रीकन यूनियन के पास चैलेंजेस क्या क्या है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड ऑफ पावर पहला चैलेंज था उन लोगों के पास, और दूसरा चैलेंज था उनके पास यूएनएससी को लेकर के। इसके साथ ही साथ इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन कैसा है, इन नंबर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को लेकर के क्या बन सकती है। अगर इस टाइप की वीडियो और आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर उन लोगों ने बताया है कि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ स्टेट इंडिया के अंदर कैसे प्लास्टिक को वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट तो आप सब लोगों को पता है कितना ही यूजफुल है हमारे लिए। नीति आयोग ने इसी प्लास्टिक को मिनिमाइज करने के लिए या फिर प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक रिपोर्ट निकाली है। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों ने क्या फाइंड किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1950 से लेकर के 2015 तक पॉलीमर का प्रोडक्शन, सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन और ऐसी चीजों का जिससे प्लास्टिक बनती है उसका प्रोडक्शन 8,300 मिलियन टन्स का हुआ है। उसमें से 55% जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लैंडफिल में दबा दिया गया है, मतलब जमीन के अंदर दबा दिया गया है। 8% वेस्ट को जला दिया गया है, मतलब इंसिनरेटेड किया गया है। इसके साथ ही साथ केवल 6% प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल करके यूज किया गया है। अगर इसी हिसाब से प्रोडक्शन चलता रहा प्लास्टिक का और प्लास्टिक का यूज इसी हिसाब से चलता रहा तो 2050 में 1200 मिलियन टन का प्लास्टिक जनरेट हो जाएगा। इंडिया हर साल 3.4 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और इसी रिपोर्ट की अगर बात माने तो हर एक इंसान
एनुअली 700 ग्राम से लेकर के 2500 ग्राम तक का प्लास्टिक जनरेट कर रहा है पिछले 5 सालों से। गोवा, दिल्ली और केरला जैसे स्टेट में हाईएस्ट प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन पर पर्सन होता है, जबकि नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा ऐसी स्टेट हैं जहां पर प्लास्टिक वेस्ट पर पर्सन बहुत ही कम है। अब कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है वो लोग उस प्लास्टिक वेस्ट को सीमेंट फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जहां पर वो प्लास्टिक सीमेंट प्रोसेसिंग के साथ यूज हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आपके घरों में सीमेंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक भी आ जाता है। अरुणाचल में प्लास्टिक का यूज करके रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। गोवा में लोकल पंचायत मिलके प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं और यूज करते हैं। गुजरात में 94,000 टन ऑफ प्लास्टिक को इंसरिनेटेड किया गया था, मतलब जलाया गया था 2019 और 2020 में। एक साल के अंदर 94,000 टन का प्लास्टिक जला दिया उन लोगों ने। हरियाणा के सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बोला गया है कि वहां पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज करने की फैसिलिटी हर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगाया जाए। इसमें से 41 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हरियाणा में ऑलरेडी ये सेटअप कर दिया गया है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हम लोग प्लास्टिक की जगह क्या क्या अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। तो पहला तो प्लास्टिक की जगह हम लोग ग्लास का यूज कर सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट भी होता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि जब गिर जाता है तो टूट जाता है। इसकी जगह हम लोग बगासे यूज कर सकते हैं। बगासे शुगर केन होते हैं हमारे पास, गन्ने होते हैं, उसका जब जूस निकल जाता है तो गन्ने के जो छिलके बच जाते हैं, उनकी हेल्प से भी हम लोग प्लास्टिक जैसे मटेरियल बना सकते हैं। ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि इसके साथ ही साथ हम लोग बायोप्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, मतलब प्लांट से प्लास्टिक जनरेट कर सकते हैं जो कि डिकम्पोजेबल हो जाता है आफ्टर 90 डेज। ये पूरी प्रोसेस है कि बायोप्लास्टिक कैसे जनरेट करेंगे हम लोग। और हम लोग जो प्लास्टिक का यूज करते हैं उसी प्लास्टिक को हम लोग रीयूज करने लग जाएं तो भी प्लास्टिक वेस्ट कम से कम हो जाएगा। तो ये सारी रिपोर्ट थी, नीति आयोग ने पब्लिश करी थी ऑन प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तिहान के बारे में। तिहान इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तिहान का हब बनाया है IIT हैदराबाद के अंदर। इस टाइप से तिहान का एक हब बनाया है IIT हैदराबाद के अंदर। तिहान फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। तिहान का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। अभी ऑटोनोमस नेविगेशन होता क्या है? ऑटोनोमस नेविगेशन बेसिकली स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पे यूज किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा टेस्ला कार के बारे में और इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार्स में ऑटो पायलट मोड डालता है। ऑटो पायलट मोड यानी गाड़ी अपने आप चलती है। इसके साथ ही साथ नेविगेशन के अंदर अपने आप गाड़ी कंट्रोल करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर गाड़ी अपने आप रुकती है। ये सारी नेविगेशन ऑटोमेटिकली होती है। इसी टाइप से इंडिया के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके बारे में सोचा है और IIT हैदराबाद में एक हब खोला है जहां पे इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के रिसर्च की जाएगी और इन फ्यूचर इंडिया को रेडी बनाया जाएगा स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि फ्यूचर केवल सेल्फ ड्राइविंग कार्स का होगा। तो इंडिया को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए रिसर्च की जरूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और ईरान के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में। तो रिसेंटली ईरान और इंडिया ने डिस्कस किया है चाबहार पोर्ट के बारे में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। तो ये अपनी इंडिया है और ये ईरान है। तो पहले डिस्कस करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार फोर्ट का नाम अगर रीडिफाइन किए जाए तो चाब मतलब वहां पे 4 होता है और बाहर मतलब स्प्रिंग सीजन होता है। तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान ये तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक डील साइन करी थी जहां पे वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। मतलब इंडिया से लेके अफगानिस्तान तक सामान आसानी से पहुंच सके, एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ये 2016 में एक डील साइन करी गई थी। इस डील में इंडिया एक पोर्ट बनाने वाला था ईरान में, यहाँ पर चाबहार पोर्ट करके,
तो इंडिया से यहाँ से शिप जाती चाबर पोर्ट पे और शिप से लैंड के थ्रू अफगानिस्तान तक सामान पहुंच जाता। तो इंडिया से यहाँ से शिप जाती चाबर पोर्ट पर और चाबर पोर्ट से लैंड के थ्रू सामान पहुंच जाता अफगानिस्तान के अंदर। तो बेसिकली इस कॉरिडोर को लेकर इंडिया बाईपास करना चाहता है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी इंडिया को कोई भी सामान भेजना पड़ता है तो पाकिस्तान के थ्रू भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री यानी उसके आसपास की कंट्री की बाउंड्री के पास कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए वो कंट्री हमेशा दूसरी कंट्रीज के आसपास घिरा रहता है। और चाइना की प्रेजेंस पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे ऑलरेडी है। ग्वादर पोर्ट से लेकर के चाबर पोर्ट तक का डिस्टेंस केवल 72 किलोमीटर्स का है। अगर इन फ्यूचर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है या पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो इंडिया के पास एक साधन होगा जहां से इंडियन नेवी चाबर पोर्ट पे हो सके। इंडिया और ईरान के बीच में जो दूसरी बातचीत हुई है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के है। अभी मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया से रशिया तक का ट्रांजिट टाइम, मतलब अगर इंडिया से रशिया में कुछ डिलीवरी करनी हो या रशिया से इंडिया को कुछ डिलीवरी लेनी हो तो अभी 40 डेज का होता है, बिकॉज हमको पूरा सी के थ्रू ऐसे घूम कर रशिया जाना पड़ता है। लेकिन ये जो रेड लाइन है, 4 कंट्रीज रशिया, अजरबैजान, ईरान और इंडिया, इन चारों ने मिलकर एक डील साइन करी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के। तो विद द हेल्प ऑफ दिस INSC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो ट्रांजिट टाइम 40 डेज का लगता था इंडिया से रशिया सामान पहुंचाने में, अब वो लगेगा 25 डेज का। तो इससे 30% रिड्यूस हो जाएगा ट्रांजिट टाइम के अंदर। ये जो ट्रांजिट कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर का है। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मल्टी मॉडल यानी इसमें सी का भी यूज होगा, समुद्र का भी यूज होगा, रोड का भी यूज होगा और ट्रेन का भी यूज होगा। अब ये यूज कैसे होगा? इंडिया से चाबर पोर्ट तक सी के थ्रू शिप जाएंगी, उसके बाद ईरान की जो लैंड है वहां पे रेल और रोड का यूज करके ईरान के अंदर कोई भी ट्रांजिट ट्रेवल कर सकता है। साथ ही साथ अजेरबियन कंट्रीज से लेकर के रशिया तक फिर सी के थ्रू जा सकता है और रशिया में घुसने के बाद वो एक लैंड आ जाएगा, तो वहां पे रेल भी चल सकती है और रोड भी चल सकता है। तो इस हिसाब से एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी फेजेस में इसकी शुरुआत हो गई है और जब ये बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ट्रांजिट टाइम इंडिया और रशिया के बीच में घट जाएगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारे चीजों की दिक्कत आई है। हम लोग जो रशिया से हमारे जो अच्छे रिलेशन हैं और हमको कोई भी सामान मंगाना पड़ता है तो ट्रांजिट टाइम में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। अगर एक बार ये कॉरिडोर बन जाएगा हम लोग बहुत सारी कंट्री को बाईपास कर देंगे, जिसमें इंडिया की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी कोई सामान रशिया से मंगाने में, साथ ही साथ टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिसमें ईरान इंडिया की पूरी हेल्प कर रहा है। तो इंडिया और ईरान के बीच का जो डिस्कशन हुआ था हम लोगों ने वो इस वीडियो में डिस्कस किया है। 2 चीजों को लेकर के ईरान इंडिया का रिलेशन में डिस्कशन हुआ है। पहला तो चाबर पोर्ट को लेकर के, चाबर पोर्ट इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच की एक डील है जहां पे इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक सामान डायरेक्टली पहुंचाना है बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा सामान पहुंचाना है कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। और सेकंड, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं जहां पे 4 कंट्री मिलके बना रही है और हमको इंडिया से रशिया तक पूरा सामान पहुंचाना है बाय रिड्यूसिंग ट्रांजिट टाइम। इस टाइप की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो एक्सप्लेनेशन से चीज़ें बहुत आसान से समझ आ जाती हैं और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो हमको केवल इमेजेस याद रहती हैं। तो इमेजेस से हम लोग उन चीज़ों को लिख सकते हैं या फिर उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिव है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इमेज के फॉर्म में आपको चीज़ें समझाऊं जिससे हेल्प हो सके आप लोगों की। थैंक यू।